हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। लास्ट लेक्चर के बारे में हम डिस्कस करें तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कर्ल के बारे में कि कर्ल क्या होता है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। इसके साथ साथ ही हमने कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी कंप्लीट डेरिवेशन सिंप्लीफाई किया है। इस टॉपिक का लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से चैनल में प्लेलिस्ट है, वहाँ पे इस टॉपिक से पहले जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक के लेक्चर्स अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से हेडिंग डालिए आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। अब ये सोच रहे होंगे कि हम इसका स्टडी क्यों कर रहे हैं। देखो बेटा, जब हम लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल को समझ लेंगे, इनके अच्छे से हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो इसके बाद में जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, वो आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा। वहां पे हम बेसिकली इन तीनों ही इंटीग्रेशंस को यूज में लेंगे और आप लास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि मैनी ऑफ टाइम स्टोक्स थ्योरम पूछी गई है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पूछी गई है। दोनों में से एक ना एक थ्योरम आपके एग्जाम में आई जाती है, या फिर एक थ्योरम डेरिवेशन में पूछ लेगा तो दूसरी थ्योरम आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है और इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप तीनों में से फर्स्ट हेडिंग डालो लाइन इंटीग्रल की। सबसे पहले आप हेडिंग डालो लाइन इंटीग्रल। अब देखो, लाइन इंटीग्रल को समझने के लिए हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स, वाई और जेड। ठीक है, हमेशा की तरह हम यहाँ पे एक वेक्टर फील्ड ए डिफाइन कर देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई और जेड। वेक्टर फील्ड समझते हो ना, एक ऐसा फील्ड जहाँ पे डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे वेक्टर की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। हर एक पॉइंट पे, हर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। इस टाइप के फील्ड्स को हम बोलते हैं वेक्टर फील्ड। तो हमने सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया है और इसके अंदर एक वेक्टर फील्ड ए डिफाइन कर दिया। ठीक है, नाउ वी टेक पॉइंट P एंड Q इन दिस वेक्टर फील्ड। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, P और Q। ठीक है, अब देखो P पे वेक्टर की वैल्यू अलग होगी, Q पे वेक्टर की वैल्यू अलग होगी, क्योंकि वेक्टर फील्ड का नाम ही यही होता है ना कि हर एक डिफरेंट पॉइंट पे वेक्टर की वैल्यू क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, अब नाउ यदि मुझे P से Q की ओर जाना है, मतलब एक पाथ सेलेक्ट करना है, तो मेरे पास चॉइस है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं। कैसे? मेरी इच्छा है कि मैं इस पाथ से जाऊं, मेरी इच्छा है कि मैं ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, कैसे भी घूम घुमा के। इसकी इच्छा है कि नहीं मैं तो ऐसे पूरा घूम के जाऊं। तो दे आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ है ना P से Q तक जाने के लिए। तो अब हम क्या करें, लाइन इंटीग्रल को समझने के लिए एक पाथ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पाथ सेलेक्ट कर लिया, वो पाथ आप किसी भी तरह से ड्रॉ कर लो। इतने सारे पाथ ड्रॉ मत करो, केवल एक ही पाथ ड्रॉ कर लो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है। ये लो, P और Q जो 2 पॉइंट लिए थे, इसके बीच में ये एक पाथ सेलेक्ट कर लिया, दिस वन। ठीक है, तो नाउ लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड over the path between P and Q is defined by integration of A dot dr। आप इस तरह से वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करोगे ओवर द पाथ P and Q, between the point P and Q। ठीक है, किस तरह से A dot dr। यहाँ पे A क्या होता है आपका, वेक्टर फील्ड। A यहाँ पर क्या है, वेक्टर फील्ड है, और dr यहाँ पर क्या होता है, dx i कैप, dy j कैप और dz k कैप। तो इस तरह से एक वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसको लिख ले पहले यहां तक। we consider a vector field capital A in Cartesian coordinate system, in Cartesian coordinate system and take 2 take 2
points P, P and Q in it. ठीक है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर फील्ड A डिफाइन कर दिया और इसके अंदर हमने 2 पॉइंट ले लिए P and Q. Then the line integral, then the line integral of vector field A over the path between point P and Q is defined by इंटीग्रेशन. दोनों पॉइंट्स हमें लिखने हैं P से Q. जो आप वेक्टर फील्ड सेलेक्ट कर रहे हो, लेकर चल रहे हो A, उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? dr के साथ. ठीक है, where dr इक्वल टू dx I कैप, dy j कैप एंड dz k कैप. समझ आया लाइन इंटीग्रल क्या होता है? A डॉट dr और आप ये जो पॉइंट्स डिफाइन कर रहे हो P से Q, इस तरह से हमें लाइन इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करना है. तो इसको लिख लीजिए. इसके बाद हम इसके फिजिकल मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है. कर दे स्क्वेयर्स. ओके, अब देखो इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है लाइन इंटीग्रल का. फिजिकल मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रल. इसके लिए पहले आपको लाइन इंटीग्रल का मीनिंग समझना होगा. इसके मीनिंग को समझने के लिए हम कर क्या रहे हैं, अच्छे से सुनना. इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पाथ हमने सेलेक्ट करा है ना P एंड Q, ठीक है, इस पाथ को हम डिवाइड करेंगे बहुत छोटे छोटे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में. कैसे? देखो, पहले मैंने इतना सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इसमें डिवाइड कर दिया और इसको मैंने डिफाइन कर दिया, दिस इज dr1. फिर एक को स्मॉल सेगमेंट, लेंथ सेगमेंट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, विच इज dr2, dr3, dr4. इस तरह से बहुत छोटे छोटे हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, अब देखो वेक्टर फील्ड आप यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हो. इतना सा स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट है, जितना ज्यादा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, कितना भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो, क्या यहाँ पे वेक्टर फील्ड की वैल्यू चेंज होगी? यस होगी, डेफिनेटली होगी. क्यों? बिकॉज आप डिफाइन ही वेक्टर फील्ड कर रहे हो. और वेक्टर फील्ड होता क्या है? वेक्टर फील्ड में हर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे डिफरेंट वेक्टर की वैल्यूज होती है. तो आप यदि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेके चल रहे हो तो इसके लिए वेक्टर फील्ड की वैल्यू अलग होगी. वो हम डिफाइन कर देते हैं A1, इसके लिए हमने डिफाइन कर दी A2, इसके लिए हमने डिफाइन कर दी A3, इसके लिए हमने डिफाइन कर दी A4, इसके लिए हमने डिफाइन कर दी A5. इस तरह से हम जो पाथ लेकर चल रहे थे इसको हम डिवाइड कर रहे हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट में, जिसको हमने डिफाइन किया है dr1, dr2, dr3, dr4. ठीक है, इस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट चलते जा रहे हैं और जितने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट होंगे उतने ही यहाँ पे आपके पास वेक्टर फील्ड भी होंगे. तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया A1, A2, A3, A4 एंड A5 एंड सो ऑन. ये आपके वेक्टर फील्ड है इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में. ठीक है, नाउ वी टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फील्ड एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट. हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे. ठीक है, उसके बाद ओवरऑल पाथ के लिए हम इसको डिफाइन कर देंगे, तो वो आपका लाइन इंटीग्रल निकल के आ जाएगा. ठीक है, तो पहले इसको लिख लें जितना भी हमने समझा है. नाउ we divide the path PQ into infinite small displacement dr1, dr2, dr3 and so with वेक्टर फील्ड बताओ आप खुद क्या क्या होंगे. वेक्टर फील्ड A1, A2, A3, जितने आपके पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट्स के एलिमेंट होंगे, स्मॉल एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिखा है मैंने यहाँ पे. ठीक है, उतने ही आपके पास यहाँ पे क्या होंगे, वेक्टर फील्ड होंगे. तो इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया एंड सो ऑन रेस्पेक्टिवली. ठीक है, नाउ वी टेक
VTech, dot product of या scalar product, dot product of vector field and small displacement length element of each। हम क्या करेंगे, हर एक स्मॉल एलिमेंट्स के लिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके चलेंगे। तो आप बताओ क्या क्या होंगे, A1 डॉट dr1, A2 डॉट dr2, A3 डॉट dr3, A4 डॉट dr4 एंड सो। इस तरह से हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट्स चलते रहेंगे। फॉर वॉल पाथ PQ, बताओ फॉर वॉल पाथ PQ मैं इसको क्या लिखूं, मैं लिख सकती हूँ ना यहाँ पे A1 dr1, A डॉट dr1 प्लस A2 डॉट dr2 प्लस A3 डॉट dr3। कहाँ तक, जितने आप यहाँ पे स्मॉल सेगमेंट्स लेकर चल रहे हो उतना ही यहाँ पे ये चलता जाएगा। किसके लिए, फॉर द पाथ PQ। ठीक है, सो नाउ इसको क्या मैं लिख सकती हूँ, कैसे, इसको मैं लिख सकती हूँ ना यहाँ पे फॉर द पाथ PQ समेशन ऑफ I इक्वल टू मैं लेके चल रही हूँ 1 to n, मतलब n नंबर ऑफ मैं यहाँ पे पाथ लेके चल रही हूँ। तो आप इसको क्या लिखोगे, A डॉट dr। ठीक है, A यहाँ पे आपका वेक्टर फील्ड है। इफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एंड dr टेंस टू 0, जो हम ये लेकर चल रहे हैं स्मॉल सेगमेंट्स, इसका साइज में और छोटा करती जाऊं और ये स्मॉल सेगमेंट्स की वैल्यू में इंक्रीज कर देता हूँ, इंफिनिटी लेकर चलो, तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, ये जो आपका समेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n टेंस टू इंफिनिटी और dr टेंस टू 0। ये जो समेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में, और आपका वैल्यू क्या आएगा, a डॉट dr। और यही किसको रिप्रेजेंट करता है, यही रिप्रेजेंट करता है आपका यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर a और द पाथ p and q, between p and q। ठीक है, this is known as line integral of vector field A, integral of vector field A over the path between point P and Q। क्लियर है, अब देखो ये चीज समझ आएगी आपको। यहाँ पे ये जो आपका इंटीग्रेशन निकल आ रहा है, इसका हमेशा जो रिजल्ट है वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट है तो इसका रिजल्ट क्या आता है, स्केलर आता है ना। एंड इट इज ऑलवेज, एंड लिख लो यहाँ पे, इट इज ऑलवेज स्केलर, हमेशा ये क्या होगा आपका, स्केलर ही होगा। ठीक है, अब देखो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और dr टेंस टू 0, इंटीग्रेशन, डॉट प्रोडक्ट को हम रिमूव करते हैं, डॉट को हम रिमूव करते हैं तो क्या आता है, a cos थीटा, मतलब a dr cos थीटा आता है। तो cos थीटा को मैं a के साथ ले रही हूँ, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो ना, a cos थीटा dr लिख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड A। ठीक है, और यहाँ पे ये जो थीटा है वो क्या एंगल है, इधर देखना एक बार अच्छे से, वापस यहीं पे डायग्राम बना रही हूँ। ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये हमारा पाथ था P से Q। ठीक है, थीटा यहाँ पे एंगल है dr और वेक्टर A के बीच में, ये वेक्टर A, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है आपका, थीटा है। ठीक है, यदि हम डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, a cos थीटा dr। a cos थीटा को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड A। तो लाइन इंटीग्रल आपका क्या हुआ, लाइन इंटीग्रल इज द इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड A विद रेस्पेक्ट टू कर्व या अलोंग द कर्व। इसे भी आप लाइन इंटीग्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो। तो इसको लिख लो, इसके बाद में आपको इसके फिजिकल मीनिंग्स के बारे में इंट्रोड्यूस करती हूँ। कर दे इसको इरेज। ओके, देखो फिजिकल मीनिंग क्या होता है, एक मिनट इसको अच्छे से इरेज करते हैं। फिजिकल मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रेशन, 2-3 पॉइंट है हमारे पास, वो तीनों पॉइंट आप राइट डाउन कर लो।
फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, किसी भी वेक्टर फील्ड का यदि हम बोले लाइन इंटीग्रल पाथ पे डिपेंड नहीं करता हो, मैं क्या बोल रही हूँ, किसी भी वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल पाथ पे डिपेंड नहीं करता हो बट एंडिंग पॉइंट पी और क्यू पे डिपेंड करता हो, दैट टाइम आपके वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होंगे। ठीक है, लिख लो उसको भी, इफ वेक्टर फील्ड, if the line integral of vector field, if the line integral, if the line integral of vector field does not depends on path between points P and Q, but depend on the ending point, then such type of vector field are known as कंजर्वेटिव फील्ड। आप इस टाइप के फील्ड्स को क्या बोलोगे, कंजर्वेटिव फील्ड्स बोलोगे, जिसका लाइन इंटीग्रल पाथ पे तो डिपेंड नहीं करता बट इन दोनों एंडिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा ही करेगा। एग्जांपल्स की हम बात करें, बताओ जल्दी से। कंजर्वेटिव फील्ड्स बहुत बार बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रिक है या नहीं है ना, और मैग्नेटिक। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो आप, इफ वेक्टर ए आपका क्या हो, यहाँ पे देखो ये तो समझ आ गया ना, लाइन इंटीग्रल हम किस तरह से लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पी से क्यू ए डॉट डी आर लिख रहे थे ना। ठीक है, इफ वेक्टर ए आपका यहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट टाइम इंटीग्रेशन ऑफ पी से क्यू ए डॉट डी आर आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट, यानी वी क्यू माइनस वी ऑफ पी, इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा यदि वेक्टर फील्ड आपका यहाँ पर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो। सिमिलरली इफ आपका जो वेक्टर फील्ड है वो फोर्स हो, क्या हो, फोर्स हो, दैट टाइम इंटीग्रेशन ऑफ पी से क्यू एफ डॉट डी आर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसको, वर्क डन को, किसको, वर्क डन ऑफ अमाउंट ए बॉडी या फिर ए ऑब्जेक्ट, बॉडी लिख लो, ए बॉडी डिस्प्लेसिंग फ्रॉम पॉइंट क्यू टू पी। यदि आप किसी एक पॉइंट किसी एक बॉडी को यहाँ पे डिस्प्लेस करते हो तो उस डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क डन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा यदि हम इस वेक्टर फील्ड में एफ लेकर चले। सिमिलरली यदि वेक्टर फील्ड में हम ई लेकर चले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेकर चले, दैट टाइम लाइन इंटीग्रेशन ऑफ पी से क्यू ई डॉट डी आर आपका यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा वी क्यू माइनस वी पी, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरह से ये तीनों ही आपको फिजिकल मीनिंग लिखकर आने हैं लाइन इंटीग्रेशन के, राइट डाउन कर लो, उसके बाद हम आते हैं सरफेस इंटीग्रेशन पे। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन देखते हैं आप सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है और उसका फिजिकल मीनिंग क्या निकल कर आता है। सरफेस इंटीग्रल देखो, इसको समझने के लिए अगेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करो। ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दिया, एक्स वाई और जेड। ठीक है, नाउ इसके अंदर वेक्टर फील्ड डिफाइन कर देते हैं। वी टेक इन वेक्टर फील्ड ए, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, we take a closed surface S, हमने यहाँ पे एक S लिया है, ये क्या है आपका क्लोज सरफेस।
ठीक है, इस तरह से हमने क्रॉस सरफेस यहाँ पे कंसिडर किया है। अब क्या करेंगे, इस सरफेस को जिस तरह से लाइन इंटीग्रेशन में कर रहे थे उसी तरह से इस सरफेस को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल सरफेसेस में डिवाइड कर देते हैं। ये लो, हमने यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल सरफेसेस के अंदर डिवाइड कर दिया, बहुत स्मॉल सरफेसेस के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं। इसमें से एक सरफेस उठा लेते हैं, ये लो मैंने एक सरफेस उठा लिया, ठीक है। इस सरफेस को मैंने डिफाइन कर दिया, दिस इज ds, ये सरफेस हमने डिफाइन कर दिया ds। देन द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ दिस वेक्टर, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ दिस वेक्टर फील्ड ओवर द सरफेस s इज डिफाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन लगेगा। यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डबल इंटीग्रेशन लगेगा, बिकॉज ये यहाँ पे क्या है, 2 डायमेंशनल है, ठीक है। इज रिप्रेजेंट बाय a डॉट ds, आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो ds भी यहाँ पे वेक्टर होता है और इसको हम डिफाइन करते हैं ds मैग्नीट्यूड डॉट एनकेप। एनकेप इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमेशा इसको हम नॉर्मल टू द सरफेस ड्रॉ करते हैं डायरेक्शन को, ठीक है। तो इस तरह से एक वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फील्ड ओवर द सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय a डॉट ds। ds यहाँ पे होता है ds और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस, मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस, ठीक है। और एनकेप यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लिख ले इसको भी, ओके, इसको भी लिख लो जल्दी से। वी टेक वेक्टर फील्ड A, वेक्टर फील्ड A x y z इसके कोऑर्डिनेट है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम and consider a closed surface S, ठीक है। we divide a large number of, या फिर infinite number of लिख लो आप, infinite number of small small surfaces ds1 ds2 ds3 and so on with vector field a1 a2 a3 and so on, ठीक है। then the surface integration of vector field, vector field A over the whole surface is represented by double integration A dot ds, where ds equal to ds dot एनकेप, ठीक है। ds यहाँ पर है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस एलिमेंट and एनकेप here direction which is normal to the surface, इसको जल्दी से राइट डाउन करो। जिस तरह से हमने लाइन इंटीग्रेशन का स्टडी किया है, सेम उसी तरह से वही मेथड है यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन को भी समझने का, ठीक है। कर दे इसको इरेज। अब देखो फिजिकल मीनिंग के लिए हम क्या करें, अगेन वी टेक dot product of small area element and vector fields along this area
these areas. So बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी से क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ A1 डॉट ds1, similarly integration of A2 डॉट ds2, इंटीग्रेशन ऑफ A3 डॉट ds3. ठीक है, इस तरह से एंड सो ऑन चलते रहेंगे, जितने नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज में हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया है. सो फॉर ओवरऑल सरफेस क्या बोलोगे आप, बोलो जल्दी से. फॉर ओवरऑल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए, समेशन लगाओगे नहीं लगाओगे, लगाओगे. एंड कितना है 1 टू इंफिनिटी, और ds आपका क्या है यहाँ पे एरिया एलिमेंट है, इसको बाद में रिप्रेजेंट कर देंगे. तो a डॉट ds. ठीक है, इफ ds टेंस टू 0 एंड n टेंस टू इंफिनिटी, तो क्या करे, समेशन को किस में कन्वर्ट कर दे. एक सेकेंड, यहाँ पे अपन ने इंटीग्रेशन क्यों लगाया अभी तक, वी टेक डॉट प्रोडक्ट ना, वी ओनली टेक डॉट प्रोडक्ट. तो a डॉट ds1 a2 डॉट ds1. सिमिलरली यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a डॉट ds. ठीक है, करेक्शन करना बेटा ये. ठीक है, सो नाउ इफ वी टेक लिमिट ds टेंस टू 0, लिमिट लगा रहे हैं ना हम, इफ वी टेक लिमिट ds टेंस टू 0 एंड n टेंस टू इंफिनिटी, दैट टाइम ये समेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आप इसको लिख सकते हो बेटा यहाँ पे a डॉट ds. यही आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, यही आपका रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट surface integral of vector field A, surface integral of vector field A over the surface S. ठीक है, लिख लो इसको. सेम वो ही प्रोसेस है जैसा हमने लाइन इंटीग्रल के अंदर किया था. ओके, देखो अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है. ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस. ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है वो रिप्रेजेंट करता है आउटवर्ड फ्लक्स को. कैसे, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फील्ड A रिप्रेजेंट आउटवर्ड फ्लक्स. हाउ, अरे आप भी तो डिफाइन करते हो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट ds, और यहाँ पे भी क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन में यही तो है. तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, आउटवर्ड फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा. हेडिंग डालो यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस, और फर्स्ट पॉइंट आप ये राइट डाउन करो. ठीक है, इफ ए आपका यहाँ पर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट टाइम आप इसको क्या बोलते हो, फाई ई. और इसकी वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds. ये क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सिमिलरली इफ ए आपका जो वेक्टर फील्ड है वो क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड, दैट टाइम फाई ऑफ B हो जाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स. क्या कहलाता है ये, मैग्नेटिक फ्लक्स. एक चीज और लिख लो, फॉर द क्लोज सरफेस, अच्छे से लिखना ना, फॉर द क्लोज सरफेस इंटीग्रल किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे गोला बना के A डॉट ds. ठीक है, तो ये रहा आपका सरफेस इंटीग्रल का टॉपिक. हेडिंग डालो वॉल्यूम इंटीग्रल. इसी के अंदर आपका लास्ट टॉपिक क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल. अब देखो वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए क्या करना है, वॉल्यूम
इंटीग्रल। क्या करें, अगेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये लो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दिया एक्स वाई जेड। ठीक है, इसी के अंदर एक वेक्टर फील्ड ले लेते हैं ए, ये हमने वेक्टर फील्ड ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट हमने डिफाइन कर दिए एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे जो सरफेस लेंगे वो हम 3D सरफेस लेंगे। देखो बेटा मैं यहाँ पे बोर्ड 2 डायमेंशनल है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकती, बट हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, क्लोज सरफेस तो लेंगे। क्लोज सरफेस तो हमने लिया है, बट कैसा लिया है, 3D सरफेस लिया है जो स्पेस के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स के अंदर इसको डिवाइड कर देंगे। तो एक स्मॉल एलिमेंट हम उठा लेते हैं विच इज क्यूबॉइड, बहुत छोटा है बट आपको दिखाने के लिए मुझे इसको बड़ा बनाना है। ठीक है, ये हमने एक स्मॉल सा एलिमेंट उठाया है क्यूबॉइड, ये मैंने क्यूबॉइड उठा लिया। ठीक है, इसकी लेंथ विद ब्रेथ सब समझा दो, dx ये रहा, dy और dz हमने ये डिफाइन कर दिया। तो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट क्या रहेगा इसका, dx dy और dz। समझ आता है बेटा आपको, ये क्या करा है हमने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, वेक्टर फील्ड ए डिफाइन कर दिया, वेक्टर फील्ड ए के अंदर हमने क्लॉज सरफेस लिया है जो कि 3D है और इसको स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। 3D के अंदर हमने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट क्यूबॉइड लिया है जिसका वॉल्यूम एलिमेंट है dx dy एंड dz। ठीक है, देन द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए for entire volume या for the vector field A over the closed surface जो कि आपके पास क्या है, 3D है। ठीक है, तो इसके लिए आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन लगाओगे, a डॉट डॉट dv, क्या लिखोगे, a डॉट dv, और यहाँ पे जो आपका dv है वो क्या है, dx dy और dz। ठीक है, इस तरह से हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखे, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो कैसे लिखे, हमें पता है कि जो वेक्टर a है वो क्या होता है आपका, axi कैप, ayj कैप और az k कैप। ठीक है, पुट कर दें यहाँ पे, ठीक है पुट करो। तो ये 3 इंटीग्रेशन, ये रहा आपका axi कैप, ayj कैप, az k कैप। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको dx dy और dz, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, सेपरेटली आप यूनिट वेक्टर को बाहर निकाल दो, x dx dy dz। सिमिलरली यूनिट वेक्टर को बाहर निकाल दो, ay dx dy dz प्लस k के इंटीग्रेशन ऑफ az dx dy और dz। इस तरह से हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस की हम बात करें, यदि हम वेक्टर ए की जगह यहाँ पे इस वॉल्यूम सरफेस के अंदर चार्ज डेंसिटी ले लें, क्या ले लें, चार्ज डेंसिटी विच इज रो, ये भी क्या होगा, एक्स वाई जेड का कंपोनेंट होगा। ये क्या है आपका, चार्ज डेंसिटी, क्या है बेटा, ये चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो dv किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, टोटल चार्ज enclosed in this surface या फिर in this surface, कौन सी आपकी जो आप 3D सरफेस लेके चल रहे हो, वो टोटल चार्ज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। इसका फिजिकल मीनिंग इतना ही निकल कर आता है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने समझ लिया कि लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन कैसा होता है, इसको किस तरह से मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या निकल कर आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का और स्टोक थ्योरम का। तब तक इनको अच्छे से नोट्स बना लो, प्रॉपर रिवाइज कर लो। इससे पहले वाले लेक्चर्स को एक बार रिवाइज कर लेना, तो आई थिंक आपका फर्स्ट यूनिट का हाफ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के साथ। थैंक यू।